हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक लेक्चर जिसका नाम है प्रियोन्स। तो हाईली अवेटेड लेक्चर है ये। आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए, तो मैं आपके लिए ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे, आपके लेवल पे मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। जो बायोमोलिक्यूल्स की नॉलेज इसमें यूज़ होगी, मैं आपको साथ ही साथ समझाता जाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, नोट करिए और ध्यान से समझिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रियोन्स। अब प्रियोन्स में सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस करनी है, ये ह्यूमंस में डिजीज कोज करते हैं, एनिमल्स में डिजीज कोज करते हैं, जैसे स्पोंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, प्रियोन्स होते क्या हैं। Prions are infectious proteinaceous particles, and these infectious proteinaceous particles were discovered by Stanley Prusner. इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये बेसिकली जो प्रियोन्स हैं, हम बोल रहे हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं। नाइदर दे कंटेन डीएनए नोर दे कंटेन आरएनए। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ना डीएनए है ना आरएनए है, सिर्फ प्रोटीन्स का बना हुआ है, ये रेप्लिकेट कैसे करता है, वो एक बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट डेवलप कर लेता है हमारे लिए। हमें लगता है जो सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा इट इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच डीएनए फॉर्म्स आरएनए एंड आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन। जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है उससे आरएनए बनता है, और आरएनए की इंफॉर्मेशन है उससे प्रोटीन बनती है। अब हम देख रहे हैं प्रियोन्स में डीएनए आरएनए तो है ही नहीं, फिर ये मल्टीप्लाई कैसे करता है, ये रेप्लिकेट कैसे कर रहा है, वो एक मिस्ट्री सी फील होती है। अब हमें उस कॉन्सेप्ट से कंटिन्यू करना है अपना प्रियोन्स। अब प्रियोन्स हैं जो ये जो डिजीज कोज करते हैं, इस डिजीज को बोलते हैं हम स्पोंजिफॉर्म एनकेफ्लोपैथी। तो अब ये वर्ड तोड़ते हैं, जो डिजीज है स्पोंजिफॉर्म एनकेफ्लोपैथी, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा जो प्रियोन्स डिजीज कोज कर रहे हैं स्पोंजिफॉर्म एनकेफ्लोपैथी। इसमें जो वर्ड आया स्पोंजिफॉर्म, इसका मतलब है स्पॉन्ज लाइक। एनकेफ्लो का मतलब है ब्रेन। जैसे जैसे डिजीज प्रोसेस करती है, वैसे वैसे जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें सिस्ट बन जाते हैं, इसमें कैविटीज बन जाती हैं। इन कैविटी से बनने के कारण जो अपना ब्रेन है ये स्पॉन्जी हो जाता है, इट लुक्स लाइक स्पॉन्ज। तो इसलिए इस डिजीज का नाम क्या पड़ गया, स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफ्लोपैथी। और ये जो आजकल हम सार्स कोवी 2 पढ़ रहे हैं, उससे बहुत डेडली डिजीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर एक बार किसी को स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफ्लोपैथी होगी तो वो रिकवर नहीं करेगा, वो डाई ही करेगा। तो इस केस में हमने देखा जो ब्रेन टिश्यू है ये डिजीज हो गया, जो हेल्दी टिश्यू है इसमें सिस्ट बन गए, सिस्ट बनने के कारण बीच में कैविटीज बन गई, तो ये कैसा नजर आने शुरू हो गया, स्पॉन्ज जैसा। इसलिए डिजीज का नाम पड़ा स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफ्लोपैथी। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है जो अकमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रियोन्स। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रियोन्स। अब बेसिकली आगे हम नोटिस करते हैं जो ये प्रियोन्स हैं, बार बार हम बात कर रहे हैं, ये है क्या, ये इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं। जो ये इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं ये कैसे बनते हैं, उसे समझने के लिए सबसे पहले हम प्रोटीन को देखते हैं। अब देखो, जो आपको ये लीनियर स्ट्रक्चर नजर आ रही है, और ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, इस लीनियर स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड इट कंटेन्स ओनली अमाइनो एसिड्स। तो ये जो अमाइनो एसिड्स की चेन है, इस अमाइनो एसिड की चेन को आप बोल सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बिकॉज इट इज लीनियर। ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है, और ये लीनियर है, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
अब जब ये प्रोटीन फोल्ड होगी, ठीक है, इस प्रोटीन में इंफॉर्मेशन होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, इसने प्राइमरी स्ट्रक्चर ही रहना है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनना है, टर्चरी बनना है या क्वाटरनरी प्रोटीन बनना है। तो आप मान के चलो जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, अगर इसमें राइट हैंडेड ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं, राइट हैंडेड फोल्ड होना शुरू हो जाती है, तो ये क्या बन जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। और अगर इसमें एक पर्टिकुलर प्लेट लाइक सीक्वेंसेस बनने शुरू हो जाते हैं, इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। और जो प्रियोन प्रोटीन है पीआरपी, ये मोस्टली अल्फा हेलिक्स होती है। हमारे ब्रेन में ऐसे जीन्स पड़े हैं जो बेसिकली प्रियोन प्रोटीन्स बनाते रहते हैं, और जो ये प्रोटीन्स बनती हैं ये अल्फा हेलिक्स हैं, और प्रोटीएजेस की हेल्प से इन्हें बेसिकली ब्रेक कर दिया जाता है। ये देखो प्रियोन प्रोटीन पीआरपी मोस्टली अल्फा हेलिक्स, ये देखो ये अल्फा हेलिक्स बन गई हमारे न्यूरॉन में। अब बेसिकली प्रोटीएजेस की हेल्प से इस प्रोटीन को डिग्रेड किया जा सकता है, दिस प्रोटीन कैन बी डिग्रेडेड। अब जो ये पीआरपी बन रही हैं, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन बनता है साइनेप्स, और या कॉपर आयंस हैं सेल में, उसकी अपटेक में हेल्प करती हैं ये। तो मैं एक बार दोबारा समझा दूं आपको। हमारा जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो जीनोम पड़ा है, उस जीनोम में पीआरपी प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी है। अब जो वो पीआरपी प्रोटीन बना रहा है वो प्रोटीन बेसिकली अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स का मतलब उसमें राइट हैंडेड ट्विस्ट है, और वो प्रोटीन है बेसिकली कर क्या रही है, एक तो साइनेप्स बनाने में हेल्प कर रही है, और दूसरे नंबर पे कॉपर आयंस की अपटेक में हेल्प कर रही है। और ये जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, इट इज सेंसिटिव टू प्रोटीएजेज एंजाइम, प्रोटीएजेज एंजाइम इसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। पर जब ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है जो हमारे सबके न्यूरॉन्स में सिंथेसाइज हो रही है, अब ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जब मिसफोल्ड हो जाती है, तो ये मिसफोल्ड होके क्या बन जाती है, बीटा प्लेटेड शीट। ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन इज मिसफोल्डेड टू बिकम बीटा प्लेटेड शीट। तो ये जो बीटा प्लेटेड शीट बनी है, इसे हम क्या बोल देते हैं, प्रियोन। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं भी जो प्रियोन्स हैं ये बेसिकली इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं। ये जो हमारे न्यूरॉन्स में नॉर्मल अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स बन रही हैं, उसी की मिसफोल्डिंग होने के कारण जब ये बीटा प्लेटेड बन जाती हैं तो ये प्रियोन्स हो जाते हैं। क्या आप बात समझे? अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स आर synthesized in every normal person, but these alpha helix proteins when misfolded they become beta pleated, and these beta pleated proteins are known as prions. अब जो ये बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स बन गई हैं, ये बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स हैं जो दीज आर रेजिस्टेंट टू प्रोटीएजेस। अब जो प्रोटीएजेस अल्फा हेलिक्स प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ये बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हाई टेम्परेचर, एसिडिटी और प्रोटीएजेस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वही प्रोटीन मिसफोल्ड हुई, बीटा प्लेटेड बन गई, और बीटा प्लेटेड बनते ही ना तो उस पर टेम्परेचर काम कर रहा है, ना उस पर एसिड काम कर रहा है, और ना ही उस पर प्रोटीएजेस काम कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब ये जो प्रियोन्स हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बोल लो आप, अब बेसिकली जब ये अकमुलेट होनी शुरू होंगी हमारे न्यूरॉन्स में, तो ये डाइजेस्ट तो हो नहीं रही, तो उस केस में हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी रुकेगी, और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये देखो इसमें ये बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स या प्रियोन्स अकमुलेट होने शुरू हो गए। इनके अकमुलेट होने से एक प्रोसेस स्टार्ट होगा न्यूरॉन में जिसे एपोप्टोसिस बोलते हैं। अदर नेम फॉर एपोप्टोसिस इज पीसीडी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, इसकी प्रोग्राम्ड
डेथ हो जाएगी, ये देखो ये न्यूरॉन्स रप्चर हो गए। जब न्यूरॉन्स रप्चर होने शुरू हो गए तो बेसिकली ब्रेन में सिस्ट बनने शुरू हो जाएंगे, कैविटीज बननी शुरू हो जाएंगी, तो ब्रेन कैसा नजर आएगा? स्पॉन्जी फॉर्म। ब्रेन विल लुक लाइक स्पॉन्जी फॉर्म। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने बताया आपको जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है वो बीटा प्लीटेड प्रोटीन में शिफ्ट चेंज हुई, और जो ये बीटा प्लीटेड प्रोटीन है ये लार्ज नंबर में अकमुलेट होगी हमारे सेल्स में, तो उसके कारण प्रोग्राम्ड सेल डेथ हुई और वहां पे सिस्ट बन गए, कैविटीज बन गई। ये देखो हमारे ब्रेन में क्या बननी शुरू होगी? कैविटीज, एपोप्टोसिस के कारण, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कारण। तो हमारा ब्रेन कैसा नजर आना शुरू हो गया? स्पॉन्जी। वो जो प्रियोन्स है एग्रीगेट कहाँ करते हैं? प्रियोन्स एग्रीगेट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स। लार्ज प्लेक्स दैट आर टॉक्सिक टू द ब्रेन टिश्यू आर फॉर्म्ड। ये देखो ये सिस्ट बनने शुरू हो गए। अब देखिए जो ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफलोपैथी है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफलोपैथी, ठीक है। तो ह्यूमंस में से क्रूट्स फेल्ट जैकोब डिजीज बोल देते हैं, CJD, क्रूट्स फेल्ट जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस। और इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक है फैमिलियल CJD, वेरिएंट CJD, इटेरोजेनिक CJD, sporadic CJD. These are different forms of Creutzfeldt-Jakob disease. Causes spongiform degeneration of the cerebellar cortex and cerebellum. अब इनका रीजन क्या है? अब देखिए जो फैमिलियल क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज है, ये क्या हुआ, जो हमारा जीन है, म्यूटेशन इन PRNP जीन, मोस्ट कॉमन म्यूटेशन एट द 200th कोडोन। इसमें जो कोडोन क्या है, 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेसिस इज इक्वल टू 1 कोडोन एंड 1 कोडोन स्पेसिफाइज 1 अमाइनो एसिड। अब क्या है, जो 200th कोडोन है जीन में, उसमें बेसिकली उसने सिंथेसाइज करना था ग्लूटामिक एसिड। अब बेसिकली वो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बनाना शुरू कर गया? लाइसिन। जब नॉर्मल प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड बन रहा था तो वो प्रोटीन बन रही थी अल्फा हेलिक्स। जब ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन बनना शुरू हो गया तो वो क्या बन गई? बीटा प्लेटेड। ध्यान से देखो, एक कोडोन में चेंज आई, एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ, एक अमाइनो एसिड चेंज होने से जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बननी थी वो किस में कन्वर्ट होगी? बीटा प्लेटेड प्रोटीन में, जिसे आप क्या बोल रहे हो? प्रियोन। वेरिएंट क्रूट्सफेल्ट-जैकोब डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफलोपैथी, मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। इंसान में कैसे फैली वो देखेंगे। अब बड़े ध्यान से देखो, हमने देखा एक काऊ है, उस काऊ को डिजीज होगी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफलोपैथी और मैड काऊ डिजीज। अब जो ये काऊ का ब्रेन टिश्यू है वो शीप के फूड के फोडर के कांटेक्ट में आया, तो उस फोडर से ये कहाँ पे पहुंच गया? शीप में।
अब इस इन्फेक्टेड काऊ को या इस इन्फेक्टेड शीप को इंसान ने खाया। अब इंसान कच्चा तो खाएगा नहीं, रो तो खाएगा नहीं। अब बेसिकली इसे बॉयल कर लेगा या कुक कर लेगा। बॉयल या कुक करने से भी जो बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, क्योंकि हमने नोटिस किया जो बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एसिड एज वेल एज प्रोटीएजेस। ना तो उन्हें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उन्हें हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना उन्हें एसिड डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जब इन दोनों को इंसान ने खाया तो बेसिकली उस केस में ध्यान से देखो, ये हमारी इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया, और ब्लड स्ट्रीम से प्रियोन्स कहाँ पहुंच गए, ब्लड स्ट्रीम से पहुंच गए हमारे ब्रेन में। अब जब ब्रेन में ये प्रियोन्स पहुंचे तो बेसिकली ये प्रियोन्स मल्टीप्लाई कैसे होंगे, नाउ वी विल डिस्कस दैट, ये हम डिस्कस करेंगे। अब जब ये प्रियोन्स ब्रेन में पहुंचे तो उस केस में अब ये प्रियोन्स हैं, इनमें कैपेसिटी है जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं, उन्हें बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स में चेंज करने की। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो जो मेरा ये वाला हाथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन को। अब इस प्रोटीन के कारण तो सिनेप्स बन रहे थे हमारे न्यूरॉन्स में और कॉपर अपटेक हो रही थी। अब आप नोटिस करो ये बीटा प्लेटेड प्रोटीन है, मेरी इंटेस्टाइन से होते हुए, मेरे ब्लड से होते हुए मेरे ब्रेन में पहुंच गई। अब ये बीटा प्लेटेड प्रोटीन क्या करेगी, जो ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है इसे मॉडिफाई कर देगी और इसे भी किस में कन्वर्ट कर देगी, बीटा प्लेटेड प्रोटीन में। इसका मतलब अब जितनी भी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी न्यूरॉन्स में, जब वो इसके कांटेक्ट में आएंगी बीटा प्लेटेड प्रोटीन या प्रियोन के कांटेक्ट में, ये इन्हें भी किस में कन्वर्ट करता जाएगा, बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स में या प्रियोन्स में। प्रियोन्स अब बेसिकली जो प्रियोन्स हैं ये न्यूरॉन्स में एडजॉर्प्टिव एंडोसाइटोसिस के साथ एंटर करेंगे और बेसिकली हमारे जो ब्रेन टिश्यू है ऐसे डैमेज करना शुरू कर देंगे। अब इसका और वे बता रहे हैं, जो प्रियोन्स हैं हमारी बॉडी में और कैसे आ सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। मान के चलो एक इंसान है, उसे प्रियोन्स की इन्फेक्शन हो गई है, तो उसका ब्लड है हमने हेल्दी पर्सन को दे दिया, तो हेल्दी पर्सन है जो, उसकी बॉडी में प्रियोन्स एंटर हो गए। अब वो ब्लड से उसके ब्रेन में जाएंगे और जो उसका ब्रेन न्यूरॉन्स हैं अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे किस में कन्वर्ट करता जाएगा, प्रियोन्स में। अब आगे अगली टाइप, इटेरोजेनिक क्रूट्सफेल्ट जैकोब डिजीज कॉज्ड बाय मेडिकल प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट फॉर अ प्रोसीजर। मान के चलो एक न्यूरोसर्जन है, वो न्यूरोसर्जरी कर रहा है जी, या एक आई स्पेशलिस्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो क्या करना है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहा है। अगर ये उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड हुए, तो कंटेमिनेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ये डिजीज हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट गेट्स कंटेमिनेटेड एंड इन्फेक्ट्स हेल्दी इंडिविजुअल्स। अगली टाइप आ गई स्पोरेडिक क्रूट्सफेल्ट जैकोब डिजीज। इसका क्लियर कोज नहीं समझ आ रहा अभी ये क्यों हो रही है। बेसिकली इसका रीजन समझ आ रहा है, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है इन द 129th कोडोन ऑफ PRNP जीन। अब हमने नोटिस किया जो PRNP जीन है वो बेसिकली क्या बना रहा है, PR प्रोटीन, प्रियोन प्रोटीन। अब बेसिकली जो स्पोरेडिक क्रूट्सफेल्ट जैकोब डिजीज है इसका एग्जैक्ट कोज हमें क्लियर नहीं है, बट जब हमने जेनेटिकली स्टडी किया तो ये क्यों हुआ, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस वो होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, तो इसमें चेंज क्या आई, 129th कोडोन ऑफ
PRNP जीन में डिफेक्ट आ गया, म्यूटेशन आ गई, तो नॉर्मल जो PRNP प्रोटीन है उसमें 129th अमाइनो एसिड कौन सा होना चाहिए था? वेलिन, लेकिन वेलिन की जगह क्या बन गया? मिथ्योनिन। तो ये अमाइनो एसिड चेंज के कारण हमने नोटिस किया ये प्रॉब्लम आई। मोर लाइकली टू डेवलप क्रूट्सफेल्ट जैकोब डिजीज। उसके बाद आ गई कुरू डिजीज। बड़ी फेमस डिजीज है, इवन +2 लेवल तक भी एग्जामिनर पूछ लेता है। कुरू डिजीज है, इसे लाफिंग डेथ भी बोलते हैं। जो कुरू डिजीज है ये बेसिकली फैलती कैसे है? सबसे पहले ये डिजीज है, ये नोटिस की गई न्यू गिनी में। बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल एरियाज कैनाबलिज्म शो करते हैं। कैनाबलिज्म का मतलब जब अपनी ही स्पीशीज के मेंबर को खाना इज कैनाबलिज्म। अब जब कैनाबलिज्म ऑफ इन्फेक्टेड फ्लैश, tribe in New Guinea who ate brains of diseased family persons and most likely developed Creutzfeldt-Jakob disease. Cannibalism of infected flesh, tribe in New Guinea who ate brains of diseased family, suspected Kuru started with acquired SCJD. Fatal familial insomnia. अब जो फेटल फैमिलियल इंसोमनिया है इसमें हुई म्यूटेशन इन PRNP जीन एट कोडोन नंबर 178। देखो ध्यान से, अलग अलग तरह की जो ये डिजीज है उसमें अलग अलग लेवल पे म्यूटेशंस हो रही हैं। अब जब कोडोन 178 में म्यूटेशन हुई तो नॉर्मल प्रोटीन ने बनानी थी अल्फा हेलिक्स, जिसमें 178 नंबर पे प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड होना चाहिए था? अस्पार्टिक एसिड, लेकिन वो किससे रिप्लेस हो गया? एस्पैराजीन से, जिसके कारण अल्फा हेलिक्स प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगी? बीटा प्लेटेड में, जिसे हम प्रियोन बोल रहे हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन, प्रियोन प्रोटीन्स बिल्ड अप मेनली इन द थैलमस रीजन। ब्रेन का जो थैलमस रीजन है उसमें अकमुलेट होनी शुरू होगी इस केस में। सिम्टम्स मे नॉट शो अप टू 4 डिकेड्स, हो सकता है सालों के साल जो सिम्टम्स अपीयर ही ना हो। प्रोग्रेस रैपिडली, एकदम फास्ट प्रोग्रेस करते हैं और पर्सन की डेथ कर सकते हैं। CJD एंड कुरू। एटेक्सिया, जो इस केस में सिम्टम्स हैं उनमें हमें नजर आ रहा है एटेक्सिया। एटेक्सिया में जो बेसिकली इस बंदे की, जब हम मूव करते हैं, मूव करने में हम नोटिस करते हैं हमारी जो बॉडी है वो एक सिंक्रोनी शो करती है। जो हमारी बॉडी है वो हमारे ब्रेन से सिंक्रोनाइज होकर चलती है। तो इसमें आप देखोगे एटेक्सिया के केस में हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो बेसिकली सिंक्रोनस नहीं होंगी हमारे ब्रेन के कमांड्स के हिसाब से। मेमोरी पुअर हो जाती है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, मायोक्लोनस होना शुरू हो जाता है। डिमेंशिया, याददाश्त कमजोर हो जाती है। फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, इंसोम्निया नींद नहीं आती इसमें। एग्जैगरेटेड स्ट्रेटाइल रिस्पॉन्स, कांट स्लीप एट ऑल, हेलुसिनेशंस, नींद नहीं आ रही, हेलुसिनेशंस, बहम पड़ने शुरू हो रहे हैं, डिमेंशिया, याददाश्त जा रही है। Diagnosis based on the symptoms and MRI findings. Cortex, basal ganglia, thalamus. लंबर पंक्चर, इस केस में क्या किया जा सकता है? आप बेसिकली जो लंबर वर्टिब्रे हैं उसमें बेसिकली आप सिरिंज की हेल्प से इसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेके भी टेस्ट कर सकते हो।
लंबर पंक्चर में हायर लेवल्स ऑफ 14-3-3 प्रोटीन, प्रियोन प्रोटीन है ये, डिफेक्टिव। डिफिनिटिव डायग्नोसिस विद अ ब्रेन बायोप्सी, ब्रेन की बायोप्सी की जा सकती है। अब बायोप्सी क्या है? जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू की स्टडी करते हो उसे बायोप्सी बोलते हो। जब आप पोस्टमार्टम करते हो, डेड ऑर्गेनिज्म के टिश्यू की स्टडी करते हो, उसे ऑटोप्सी बोल देते हैं। ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए, नो ट्रीटमेंट्स। स्पोर्टिव केयर, जेनेटिक काउंसलिंग फॉर फैमिलियल फॉर्म, प्रिवेंट ट्रांसमिशन, रिस्ट्रिक्टिंग ब्लड डोनेशन, थोरोली डिसकॉन्टेमिनेटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी, डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज, ये देखो ये प्रियॉन्स हो गए, ये प्रियॉन्स ने ये देखो ब्रेन में ये सिस्ट बना दिए, ये स्पॉन्जी टिश्यू कर दिया। इन्फेक्टेड मीट खाने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैलती है, अदरवाइज नो ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन इज द की, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपना प्रियोन्स वाला पार्ट। तो इस केस में हमने नोटिस किया जो प्रियोन्स हैं ये मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो आपने नोटिस किया ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या हुआ, एक प्रोटीन बनी। जब ये प्रोटीन बनी तो ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है PRNP प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या कर रही है, एक तो कॉपर आयंस की अपटेक में हेल्प कर रही है, और दूसरे नंबर पे ये जो सिनेप्स हैं, ठीक है, वो बनाने में हेल्प कर रही है। तो इस केस में जब ये पैथोजन जो प्रियोन है हमारे ब्रेन में एंटर कर गए, तो इन्होंने क्या करना है, जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन, उसे भी किसमें कन्वर्ट कर देना है, बीटा प्लीटेड प्रोटीन में। तो ये क्या बनते जा रहे हैं, प्रियोन्स। इसका मतलब अल्फा हेलिक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, बीटा प्लीटेड। जैसे हम बोलते हैं एक खराब सेब सारे टोकरी में पड़े हुए सेबों को खराब कर देता है। इसका मतलब अगर एक बीटा प्लीटेड प्रोटीन हमारे ब्रेन में घुस गई तो उसने क्या करना है, जितनी भी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है उन्हें किसमें कन्वर्ट कर देना है, प्रियोन्स में। इस तरीके से ये स्प्रेड हो रही है, इस तरीके से ये हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहा है। होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा। और मोस्टली ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ते कौन है इतनी डिटेल में, एक तो पढ़ते हैं जो लोग न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, पर आप समझना चाहते थे, सो आई एक्सप्लेन्ड दिस। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ओके।